तो शुभ समाचारों की शुरुआत उन 4 तस्वीरों से करते हैं जिसमें राष्ट्र रक्षा के संकल्प और संदेश को समझा जा सकता है। देखिए, तवांग में चीन की गुस्ताखी के बाद भारत भी अलर्ट मोड में आ गया है। भारत ने एलएसी पर निगरानी कड़ी कर दी है और चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने की तैयारी जो है वो पुख्ता कर दी है। एलएसी की निगरानी के लिए सेना ने प्रोजेक्ट जोरावर पर काम तेज कर दिया है। तो वहीं भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश में भारत तिब्बत चीन म्यांमार सीमा के करीब 1748 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे पर भी काम शुरू कर रही है। यही नहीं, तवांग में मोबाइल टावर का नेटवर्क भी बिछाया जा रहा है। और तो और अब थल सेना की मदद के लिए नौसेना ने चीन से लगती सीमा पर अपने P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेवी ड्यूटी सी गार्जन ड्रोन्स को लगा दिया है। ये 4 तस्वीरें बताने को काफी है कि चीन के विरुद्ध सेना का चक्रव्यूह किस तरह से तैयार है। तो देखिए, सबसे पहले बात हम करेंगे सेना के मिशन जोरहट की। देखिए, एलएसी पर भारतीय सेना खुद को और मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है और इसी के तहत अंजाम देने पर विचार लगातार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना चीन से सटी सीमा पर हल्के वजन वाले टैंकों को तैनात करने पर विचार कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर इसी हफ्ते फैसला लिया जा सकता है। चीन की गुस्ताखियों पर लगाम कसने के लिए अब भारतीय सेना ने एलएसी पर अपने मोर्चों को और मजबूत और मुस्तैद करना शुरू कर दिया है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रक्षा रणनीतिकारों ने इसी मकसद से एक खास स्ट्रेटजी को तैयार किया है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत चीन से सटी सीमा पर लाइट टैंक तैनात किए जाएंगे। इस योजना का मसौदा तैयार है। गुड न्यूज ये है कि इस प्रपोजल पर इसी हफ्ते साउथ ब्लॉक में विचार होगा और इस दिशा में अहम फैसला लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत भारतीय सेना 354 लाइट टैंक तैयार करना चाहती है। मेक इन इंडिया के तहत इन स्वदेशी टैंकों को विकसित किया जाएगा। ऐसे हल्के वजन वाले टैंक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में भारतीय सेना का अहम हथियार साबित हो सकते हैं। मौजूदा हालात में एलएसी पर चीन की हरकतों को देखते हुए सेना का ये कदम अहम साबित हो सकता है, खासकर तब जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। लंबे वक्त से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के वजन के टैंकों की जरूरत महसूस की जा रही थी। फिलहाल भारतीय सेना के पास जो टैंक हैं वो जमीन और रेगिस्तान पर तो कारगर हैं, लेकिन चीन से सटी सीमा पर भारत को स्पेशली डिजाइन लाइट टैंक की जरूरत है जो ऊंचाई वाले दर्रों से आसानी से गुजर सकें और जरूरत के मुताबिक इन्हें कहीं भी तैनात किया जा सके। खबर है कि भारतीय सेना प्रोजेक्ट जोरावर के तहत ऐसे टैंक तैयार करना चाहती है जो हल्के तो होंगे ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से भी लैस होंगे। फिलहाल भारतीय सेना ने चीन से सटी सीमा पर T-72 टैंक तैनात किए हुए हैं, लेकिन अब जरूरत के मुताबिक सेना यहां मॉडिफाइड लाइट टैंक तैनात करना चाहती है जो पहाड़ों, नदियों से जुड़े क्षेत्रों में कारगर साबित हो सके, जिन्हें पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक इलाके की हिफाजत में भी इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय सेना ने अपने फ्यूचर लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशंस जारी किए हैं। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को डोगरा सेना के महान पूर्व जनरल जोरावर का नाम दिया गया है, जिन्होंने तिब्बत में कई जंग जीती थी। एलएसी पर लाइट एडवांस टैंक तैनात करने के प्लान के साथ ही एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भी डिजाइन किया गया है जो टैंकों और दूसरे जंगी वाहनों को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बचाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चीन से झड़प को लेकर तवांग जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयारी कितनी जबरदस्त है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं।
इसके अलावा एलएसी के पास वाले इलाके में भी मोबाइल नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए इसी तरह के टावर लगाने का जो काम है वो लगातार जारी है। सरकार की कोशिश विकास के जरिए चीन की गुस्ताखियों को जवाब देना है। नए टावर लगने से इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, वहीं इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी आसान हो गया है। अभी तो बहुत सुधार आया है। तो अभी हम लोग 2-3 साल से हम लोग अभी फेसबुक चला सक रहे हैं, व्हाट्सएप चला सक रहे हैं। अभी बहुत मतलब तो में मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब गवर्नमेंट हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। हाँ, बॉर्डर में पहले तो मतलब नहीं पकड़ता था, लेकिन अभी तो देखा जाएगा तो जहाँ तक हम बॉर्डर एरिया मतलब बमला हो गया, ये वाई जंक्शन हो गया, किलोमीटर जहाँ भी हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं तो एयरटेल का नेटवर्क तो अभी फास्ट चल रहा है वहाँ पे। अभी बहुत अच्छा तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ चलिए आपको चीन के विरुद्ध चक्रव्यूह की एक और तस्वीर दिखाते हैं। एलएसी पर अब थल सेना की मदद के लिए नौसेना ने अपने P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हैवी ड्यूटी सी गार्डियन ड्रोन्स को लगा दिया। आपको बता दें कि नेवी इन एयरक्राफ्ट्स के जरिए आमतौर पर समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी रखती है, लेकिन थल सेना के कहने पर नौसेना का ये एयरक्राफ्ट सीमा पर खुफिया मिशन का हिस्सा बना हुआ है। ये सैटेलाइट तस्वीरें विस्तारवादी चीन की साजिशों का सबसे बड़ा और सबसे ताजा सबूत है। अपने पड़ोसी देशों की इंच इंच जमीन हड़पने की फिराक में बैठे चीन का दुनिया के सामने कच्चा चिट्ठा खोलती है ये सैटेलाइट तस्वीरें, जिनमें एक तस्वीर इसी साल सितंबर महीने की है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि चीन सेना ने भूटान में अपने लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, जबकि नवंबर महीने की तस्वीर में तेजी से चल रहे निर्माण कार्य को साफ देखा जा सकता है। इसी तरह इसी महीने की तीसरी और सबसे अहम तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि चीन ने सिक्किम के नजदीक पूरा गांव बसा दिया है। कहा जा रहा है कि यहां पर चीनी फौज ने जंग का सारा साजो सामान भी जुटा रखा है। एलएसी के नजदीक चीन की बढ़ती इन्हीं गतिविधियों पर नजर रखना अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना आए दिन घुसपैठ की कोशिश करती रहती है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाती, जिसकी सबसे ताजा मिसाल 9 दिसंबर को त्वांग में हुई झड़प है। त्वांग, डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए भारत ने चीन से लगती सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है और बॉर्डर पर दुश्मन की अतिक्रमण की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना नौसेना के साजो सामान का इस्तेमाल कर रही है। खबर है कि दुश्मन की किसी भी हरकत पर निगरानी के लिए नौसेना के P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हैवी ड्यूटी सी गार्डियन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके जरिए बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के जमावड़े से लेकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने तक पर नजर रखी जा रही है। साल 2017 में डोकलाम में चीनी सेना के साथ तनाव के दौरान भारतीय नौसेना ने चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए P-8I टोही विमानों का इस्तेमाल किया था और अब अरुणाचल के तवांग में एक बार फिर से चीनी सेना की बढ़ती हरकतों पर नजर रखने के लिए सरहद से लेकर समंदर हर मोर्चे पर भारतीय नौसेना P-8I और दूसरे जहाजों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे चीन की हर हरकत पर समय रहते नजर रखी जा सके। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो भारत की नारी शक्ति की मिसाल है। देखिए, बीएसएफ की महिला ब्रिगेड को अब तक आपने रेगिस्तान के सरहदी इलाकों में गश्त करते हुए तो देखा होगा, लेकिन अब बीएसएफ ने बांग्लादेश की सीमा से सटे सुंदरबन के दुर्गम इलाकों में महिला प्रहरियों को तैनात कर दिया है। घने जंगलों और नदियों से घिरे इस इलाके में पहली बार महिला दस्ते की तैनाती की गई है। ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल की नई पहचान है।
अदम्य हौसले और शक्ति के साथ सीमा की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी निभाती महिला प्रहरी हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और अब बीएसएफ का महिला दस्ता सुंदरबन इलाके में बांग्लादेश से सटी सीमाओं की हिफाजत करता भी नजर आएगा। बीएसएफ ने बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार सुंदरबन के दुर्गम इलाकों में महिला प्रहरियों को तैनात किया है। ये इलाका तमाम दुश्वारियों से घिरा है। दलदली जमीन, चारों तरफ घने जंगल, विशालकाय नदियां, लेकिन इनके चट्टानी हौसले और जज्बे के आगे हर चुनौती मामूली है। सात महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस क्षेत्र की निगरानी को बढ़ाने के लिए 3 नए फ्लोटिंग बीपीओ यानी पानी में तैरती सीमा चौकी बीएसएफ को सौंपी थी। और अब बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने 3 और नए फ्लोटिंग बीपीओ गंगा, कृष्णा और साबरमती का उद्घाटन किया है। इन्हीं में से एक गंगा चौकी से सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से महिला प्रहरियों के कंधों पर है। बीएसएफ के इतिहास में ये पहली बार है जब सुंदरबन जैसे कठिन क्षेत्र में सीमा पेट्रोलिंग के लिए महिला प्रहरियों को तैनात किया गया है। फिलहाल इस तैरती चौकी पर महिला प्रहरियों की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। महिला जवान यहां पर 24 घंटे पेट्रोलिंग और सीमा की निगरानी करेंगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश की सीमा सैकड़ों किलोमीटर तक फैली है। जाहिर है सुंदरबन क्षेत्र की सुरक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि इस इलाके में रायमंगल और इच्छामती जैसी कई नदियों के बीच से दोनों देशों की सीमा गुजरती है, जो कि इस क्षेत्र की सीमा सुरक्षा को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। इस क्षेत्र में घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी बड़ी समस्या रही है। घने जंगल और चारों ओर पानी से घिरे इस इलाके में स्थायी सीमा चौकी की जगह एक बड़े जहाज को फ्लोटिंग बीपीओ यानी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट में तब्दील कर दिया जाता है। ऐसी ही तैरती चौकियों के जरिए बीएसएफ 24 घंटे इन सीमा क्षेत्रों की निगरानी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में अब बात रफ्तार के उस एक्सप्रेसवे की करने जा रहे हैं जिसका इंतजार उत्तराखंड को बेसब्री से है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है और उसे तय वक्त से पहले जनता को सौंपने की पूरी तैयारी है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने से शुरू होकर लोनी बॉर्डर होते हुए बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा और कई मायनों में ये एक्सप्रेसवे खास हो जाता है, क्योंकि देखिए इसके बन जाने से दिल्ली से देहरादून का सफर जो है केवल 2 से ढाई घंटे में तब्दील हो जाएगा और इस एक्सप्रेसवे पर ऐसी तमाम सुविधाएं होंगी जो बहुत खास होने वाली हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा होगा एक्सप्रेसवे और कहां तक पहुंचा है इसका निर्माण कार्य। इस शानदार हाईवे के तैयार होते ही दिल्ली से देहरादून का सफर कम वक्त में बेहद आरामदायक हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें करती नजर आएंगी। अभी दिल्ली से देहरादून जाने में 7 घंटे का वक्त लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हाईवे के बनते ही ये सफर महज 2.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से होगी। दिल्ली से देहरादून फिलहाल अभी 6 से 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसे में ये रास्ता महज 2.5 घंटे का रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर शास्त्री पार्क, खजूरी, बागपत, शामली,
मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का रास्ता करावल नगर, शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी से होकर गुजरेगा। ये दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिहाज से भी ये अपने आप में अद्भुत साबित होने वाला है। इसके बनने से उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से भी निजात मिलेगी। यही वजह है कि इसे तरक्की का एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। इस शानदार और हरियाली से भरे एक्सप्रेसवे का काम 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हम बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 2024 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे। ग्रीनफील्ड की हमको ज़रूरत इसलिए यहाँ पर पड़ी क्योंकि जो पुराना अलाइनमेंट है उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये हमारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैकेज है जिसमें कि हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काफ़ी नया एक कॉन्सेप्ट लिया। जाहिर है ये एक्सप्रेसवे अपने साथ समृद्धि और विकास की सौगात लेकर आएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस हाईवे पर 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। यहाँ सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर लोगों की सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। हर 25 किलोमीटर के दायरे में रेस्टोरेंट, शौचालय और दूसरी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें काफी मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में आवाजाही आसान होने से एक ट्रेड को भी गति मिलेगी। इसमें 2 महत्वपूर्ण इंटरसेक्शंस भी हैं। एक हम स्पर दे रहे हैं जो कि हरिद्वार तक पहुंचाएगी और उसके साथ साथ में एक शामली लुधियाना का भी हम एक स्पर दे रहे हैं शामली के ऊपर, जिससे कि नॉर्थ यानी कि पंजाब से यहाँ की जो आवागमन है ट्रेड का वो भी और आसान हो जाएगा। गुड न्यूज ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का अहम केंद्र होगा। इसका मकसद जंगली जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि वो मुसाफिरों की आवाजाही के बावजूद आसानी से और सहजता से जंगल में अपना जीवन बिता सके। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना का आखिरी भाग राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। यहीं एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड है और कुछ हिस्सा टनल से भी होकर गुजरेगा ताकि जंगली जानवरों को कोई परेशानी ना हो। करीब 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड सेक्शन भी हम गणेशपुर से देहरादून के बीच में बना रहे हैं जो कि 6 लेन होगा और इससे जो भी वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। देश में कहीं कोई एक्सप्रेसवे या हाईवे तैयार होता है तो न सिर्फ वहाँ की रफ्तार को पंख लगते हैं बल्कि उससे सटे इलाकों की तस्वीर भी बदल जाती है। ऐसे में इस परियोजना से यकीनन उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर को नई ऊंचाई हासिल होगी। वरुण सिन्हा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसी तस्वीर जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। बात ड्यूटी निभाने की है जिसमें माहिर होने का उदाहरण पेश किया गया है एक एनसीपी विधायक द्वारा। दरअसल महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन सोमवार को नागपुर में एनसीपी से देवली के विधायक सरोज अहिरे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सरोज अपने 2.5 महीने के बच्चे के साथ विधानसभा पहुंची। बच्चे का जन्म 30 सितंबर को हुआ था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मां भी हूं और विधायक भी हूं और ये दोनों कर्तव्य बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैं अपने बच्चे को यहां लेकर आई हूं। आणि 30 सप्टेंबर 2022 या दिवशी मला परमेश्वराने हा पुत्ररत्न दिलेला आहे। याचं नाव प्रशंसक आहे। 2.5 महिन्याचा झालेला आहे पण अधिवेशन आहे। अधिवेशन हे मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्यासाठी, लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी हे बोलवलं गेलं असतं आणि तिथे येणं हे माझं आईबरोबर, आई मी झालेली आहे पण त्याचबरोबर मी एक आमदार आहे आणि मतदारसंघातले प्रश्न हे मांडण्यासाठी मी इथे बाळाला घेऊन आलेली आहे। बाळ इथे एखाद्या कक्षामध्ये सुरक्षित राहील। माझे फॅमिली मेंबर्स आलेले आहेत ते त्याला सांभाळतील आणि मला जेवढं शक्य होईल तेवढं मी अधिवेशन अटेंड करून मतदारसंघातले प्रश्न आणि मतदारसंघातल्या लोकांसाठी न्याय मागण्याचा माझा प्रयत्न राहील। देखिए, महाकाल मंदिर में आज से एक बड़ा नियम लागू हो गया है। यहाँ फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ,
दर्शन के लिए जाने से पहले फोन जमा करवाना होगा और ये सभी बातें दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए जाननी बहुत जरूरी हो जाती हैं। देखिए, ताकि वो मोबाइल की वजह से महाकाल के दर्शन के दौरान लीड लतीफी के शिकार ना हो जाए, इसलिए देखिए। विश्व प्रसिद्ध महाकाल ज्योतिर्लिंग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बाबा के दर्शन के लिए रोजाना यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन अब सुरक्षा की वजह से भक्त महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। पिछली जो प्रबंध समिति की मीटिंग थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि सुरक्षा कारणों से 20 तारीख से मोबाइल उपयोग पर मंदिर परिसर में पूर्णतः प्रतिबंध कर लगाया जाए और उसी के तारतम्य में हमारे द्वारा तैयारी की गई है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। पाबंदी के साथ ही भक्तों की सहूलियत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ भक्त 3 जगह से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में तीनों जगहों पर मोबाइल रखने के लिए लॉकर बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशान न होना पड़े। वर्तमान में 3 जगह से एंट्री होती है भक्तों की, तो तीनों जगह पर मोबाइल लेने की रखने की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के अंतर्गत जहां पर भी मोबाइल रखना चाहेगा व्यक्ति वो आएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मोबाइल लॉकर को लेकर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। लॉकर में फोन रखने से लेकर वापस लेने तक की प्रक्रिया काफी हाईटेक है, यानी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। श्रद्धालुओं के मोबाइल की फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के भी फोटो खींचे जाएंगे, जिसके बाद QR कोड का टोकन दिया जाएगा। इस टोकन को लौटाने पर ही मोबाइल वापस किए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं की भी चेकिंग होगी कि कहीं कोई छिपकर मोबाइल मंदिर परिसर में तो नहीं ले जा रहा। फोटो होगा, उन जो मोबाइल सबमिट कर रहे हैं जितने सबमिट कर रहे हैं उनका फोटो होगा और QR कोड बेस्ड एक रिसीट दी जाएगी। उस रिसीट को वापस लेके आना पड़ेगा आपको जब आप मोबाइल लेने चाह रहे हैं। QR कोड स्कैन होगा जिसमें कि मोबाइल लेने वाले का फोटो सामने आ जाएगा और मोबाइल सबमिट किया तो उसका फोटो आ जाएगा। इसमें ये संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी कि कोई व्यक्ति यदि रिसीट घूम जाता तो ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल लेके चला गया। जिसे जमा किया उसी को लेके आना है, उसी का फोटो रहेगा, मोबाइल से फोटो रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इन लॉकर में करीब 1 लाख तक मोबाइल रखे जा सकते हैं, जिन पर CCTV कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। जो ड्रॉर्स बनाए हैं वो उसकी लगभग कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ जो हम रिसीट जनरेट कर पाएंगे, मतलब नंबर ऑफ पर्सन जिनके हम रख पाएंगे लगभग 8 से 10 हज़ार लोग रहेंगे। लेकिन किसी हो सकता है कोई 2 दे, कोई 5 दे, कोई 10 दे, तो जो कैपेसिटी है हमारी वो 1 लाख मोबाइल तक रखने की रहेगी और यदि जरूरत पड़ती है तो उसको हम बढ़ा भी लेंगे। ये तो हुई लॉकर और उसकी खूबियों की बात। अब जानते हैं आखिर मंदिर प्रशासन ने मोबाइल बैन का फैसला क्यों लिया। असल में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई बार फिल्मी गानों पर रील बनाने और विवादास्पद फोटो खींचने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद मंदिर समिति ने ये फैसला लिया। अब से महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी रहेगी, लेकिन श्री महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ मोबाइल ला सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात सर्दी की कर लेते हैं। और अब कोहरे का असर जो है वो शहर शहर नजर आने लगा है। ऐसे में वक्त सावधान रहने का है। हम आपको 9 शहरों की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मौसम जिंदगी का इम्तिहान ले रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब में घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में सुबह के वक्त घने कोहरे की चादर है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए मौसम विभाग ने घने से बहुत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। पंजाब के भटिंडा में घने से बहुत घने कोहरे के कारण 0 विजिबिलिटी रही। यूपी, पंजाब, हरियाणा के इन इलाकों में आप कोहरे का असर इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में, सुबह के 8 बज रहे हैं
लेकिन हम आपको अगर यहाँ के मौसम को दिखाएं तो आप समझ जाएंगे कि दिसंबर में जिस तरीके की सर्दी का इंतजार लोगों को रहता है वो अब पड़नी शुरू हुई है। कोहरा आप देखिए कितना जबरदस्त पड़ रहा है कि सामने अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। कुछ गाड़ियों ने अपने हेडलाइट्स को अभी भी ऑन रखा है ताकि विजिबिलिटी हो, उनकी गाड़ी दूर से नजर आए। 8 बजने के बावजूद, जबकि 8 बजे का जो वक्त होता है, तेज धूप इस वक्त निकली होती है, लेकिन आप देखिए यहां पर किस तरीके से कोहरे की चादर ने इस पूरे इलाके को ढक रखा है। और ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये व्यस्त इलाका है दिल्ली का, अक्षरधाम का NH-24। अगर हम शहर से बाहर निकलते हैं तो विजिबिलिटी और कम हो जाती है, घना कोहरा होता है वहां पे। तो जो अनुमान है, अगर हम उसकी बात करें तो आने वाले कुछ दिनों तक यही मौसम बना रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी 20 के आसपास है, जबकि मिनिमम 7 से 9 डिग्री के आसपास। लेकिन आने वाले वक्त में मिनिमम टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री जाने की उम्मीद है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। बाकी तो ठीक ठाक, आज कोहरा भी ज्यादा है, फॉग भी है, और आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। तो ये इंडिया गेट में आके साफ आप नहीं देख पा रहे हैं। अभी 9 बज रहे हैं लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, काफी ठंड हो रही है, कुछ नहीं। देखिए मैं कैसे पहन के ऑफिस जाने में वगैरह दिक्कत हो रहा है, ट्रैफिक भी बहुत है, काफी 10 मिनट का रास्ता अभी आधा घंटा 45 मिनट लग रहा है जाने के लिए। बात कुछ और खबरों की हो जाए, देखिए अखिलेश यादव की बात होगी, जिनका अलग रंग। कानपुर में गंगा बैराज पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधायकों संग मैगी का आनंद लिया और कल देर शाम कानपुर से लखनऊ जाते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैगी का स्वाद चखा। और जैसे ही अखिलेश यादव का काफिला जो है गंगा बैराज के पास पहुंचा तो अखिलेश ने मैगी खाने की इच्छा व्यक्त की। बस फिर क्या था, काफिला रोका गया, अखिलेश खुद नीचे उतरकर दुकान पर गए और फिर सर्दी में विधायकों के साथ धुआं निकलती मैगी का स्वाद वो चखने लग गया। उनकी मैगी पार्टी का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए अब आपको यूपी के गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन हुआ, जिसमें काकोरी कांड के बलिदानियों के पराक्रम को दिखाया गया। लेजर लाइट और ड्रोन शो में भारत की शौर्य गाथा का ऐतिहासिक नजारा दिखा। देखिए हमारी रिपोर्ट। एक नया नाम गुरु गोरखनाथ द्वारा बताई गई योग साधना और ज्ञान में भारतीय चिंतन परंपरा से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकुर कौशल से चकाचौंध कर देने वाली ये तस्वीर गोरखपुर की है, जहां काकोरी कांड के नायकों और अमर सैनिकों की शौर्य गाथा बताई गई। इस ऐतिहासिक लम्हे को देखकर हर कोई भावुक हो उठा। काकोरी कांड के अमर सैनिकों की याद में शौर्य और भारत के बढ़ते वर्चस्व पर देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन हुआ। 750 ड्रोन कैमरों ने काकोरी कांड के बलिदानियों की अमर गाथा को सतरंगी रूप में पेश कर सबका मन मोह लिया। इस भव्य और शानदार आयोजन के साक्षी खुद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। इस ड्रोन शो के जरिए देश की आजादी के लिए हुए संघर्ष और बलिदान को बखूबी पेश किया गया, जिसमें संसद भवन से लेकर G20 के नए लोगो और आई लव माई इंडिया जैसे थीम को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो उठा। लेजर लाइट और रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर ये शौर्य गाथा आज की पीढ़ी को उस आजादी की महत्व बताती है, जिसके लिए देश के सपूतों ने अनगिनत बलिदान दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।